हेलो फ्रेंड हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में ऐसे राइटिंग को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का आपसे साझा करना है और मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे अभ्यर्थी मेरे वीडियो सेशंस से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे जिनका भी बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, स्कोर आ रहा है, तो वो दूसरे पेपर में भी वो 40 से ज़्यादा मार्क्स उठाए, 45 मार्क्स तो ज़रूर उठाए। कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि मैं अपने अनुभव से जो भी सीखा हूँ मैं बस साझा करूँ। आपको आशा करते हैं पसंद अवश्य आएगा। फ्रेंड, इसके पहले के वीडियो सेशन में मैंने बताया था कि ऐसे राइटिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता क्या है। इंग्रेडिएंट्स कहने का मतलब ऐसा हुआ सामग्री, टूल्स, ओके। चीज़ें कौन कौन सी है जिससे कि आप एक बहुत ही अच्छा निबंध को आप बद्ध कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहला मैंने वीडियो सेशन में इसके पहले जो भी लिया हुआ था उसमें मैंने बताया था कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ओके, नॉलेज कैसा होना चाहिए, तो नॉलेज आप रखिए, मेरी तरफ से जो सजेशन रहेगा वो लेटेस्ट न्यूज़ पर आधारित आपका नॉलेज होना चाहिए। ओके, और क्योंकि इसमें आप ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं और जो भी आप तैयारी करेंगे उसमें से एग्ज़ाम में कोई ना कोई शीर्षक आ जाएगा और उसको आप अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप नॉलेज गेन करें उसके साथ आप फैक्ट्स एंड फिगर्स भी इंक्लूड ज़रूर करेंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ आप समझ लें कि अच्छा ऐसे का टॉपिक है तो मुझे ऐसा लिख लेना है, नहीं, उससे रिलेटेड आपको कुछ काम भी करना है। उससे रिलेटेड आपको तथ्य और आंकड़े भी लिख लेना है। सोशल मीडिया है या डिजिटल इंडिया है या कैसे भारत 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनमी बन जाएगी आने वाले कुछ सालों में। ओके, कुछ इस तरह के टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स, महंगाई आप ले लीजिएगा, महंगाई कारण, प्रभाव और निवारण, किस तरह से पहले महंगाई थी, अभी किस तरह की स्थिति है। आप ग्राफ्स का भी आप ले करके चले। ठीक है, ग्राफ्स आपका कैसा रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड। ग्राफ्स कहीं आपको मिलता है तो ऑब्वियसली ग्राफ को भी उतार लें। जैसे मान लीजिए महंगाई है, तो महंगाई अगर 2022 की बात करते हैं तो आप जनवरी के महीने में कितनी महंगाई थी, जनवरी के महीने में थोड़ा कम महंगाई थी, फिर मई के महीने में आते आते कम से कम लगभग 7 के करीब महंगाई आ गई। इसके बाद फिर 5-6 करते हुए इस तरह से महंगाई आ रही है। तब आपको इस तरह का आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है, इसको भी ले लेना है। मतलब हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको मैंने सुझाया है, चाहे उन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपको काफ़ी ब्रीफ तरीके से नोट्स बना लेना है। और जितने भी टॉपिक्स होंगे, कितने टॉपिक्स मिला करके होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 40 टॉपिक्स जाएगा। मैंने लगभग 35 के करीब टॉपिक्स को सुझाया है और कालांतर में मैं कुछ और भी टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, टॉपिक्स को लेने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि आपको किस तरह से आपको टॉपिक्स पर काम करने हैं। फ्रेंड, अब मैंने आपको लगभग 35 के करीब मान लिया जाए कि ऐसे के टॉपिक्स को सुझाया है। ठीक है, तो इसी को ही आप एब्सोल्यूट मत मारिए। हो सकता है कि आपके अन्य शिक्षक ने कुछ अन्य तरह के टॉपिक्स भी सुझाए होंगे। मान लीजिए कि उन्होंने भी 35 आपको सुझाए। कुछ आपको लगता है कि आपके सीनियर्स भी सुझाए हैं कुछ निबंध के टॉपिक्स, तो उसको भी आप ले लें, मान लीजिए 10। कुछ आप भी हो सकता है गेस करें, आपको लगता है कि इस पर भी मुझे कर लेनी चाहिए। ठीक है, समझिए यहाँ पर कितने इस तरह से टॉपिक्स हो गए, 70, 80, 85 टॉपिक्स हो गए। लेकिन फ्रेंड, अब 85 टॉपिक्स पर आपको करनी नहीं है। ज़रूर ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें कॉमन सी चीज़ें होंगी, कॉमन सा शीर्षक होगा, हल्का फुल्का शब्दों का फेर हो सकता है। तो मान लिया जाए कि इस बात को ध्यान में रख करके ये जो 85 का जो आंकड़ा है वो सिमट करके मान लीजिए 45 तक पहुंच जाए। ठीक है, तो 45 को आपको मानना है VVI, ये जो है ना, सो 45 जो है वो आपका VVI टॉपिक्स हो गए। इसको आपको करना क्या है, लिस्ट बना लेना है, लिपिबद्ध कर लेना है और एक एक टॉपिक को पर डे उठाना है।
मान लिया जाए कि इन्फ्लेशन है, ठीक है, मुद्रास्फीति है, तो मुद्रास्फीति से संबंधित आपको ज्ञान अर्जित कर लेना है कि मुद्रास्फीति होता क्या। भूमिका के लिए आपको इन्फ्लेशन से रिलेटेड मटेरियल देना है इंट्रोडक्शन में। इसके बाद विषय विस्तार दर्शो से बॉडी के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफ अगर दे देते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। ये डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक किस तरह का है। टॉपिक में यदि फैक्ट्स एंड फिगर्स की चाहत है तब आपको उसको इंक्लूड, उसका समावेश ज़रूर कर लेना है, ठीक है। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ओके। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाएगी, इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर आप ज़रूर ध्यान दें। आप पाई चार्ट का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। आप दंड चार्ट का आप यूज़ कर सकते हैं, ओके, इस तरह से। तो जो भी टॉपिक आप उठा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स लेना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को उठा करके एक छोटा सा नोट्स बना लेना है। नोट्स कैसे बनाएंगे, आपको इन्फ्लेशन रेट का समझना है। जनवरी में 2022 के जनवरी में कितना था, अगर आप 3 साल पहले आप गए तब फिर उस समय क्या इन्फ्लेशन रेट था। थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी आपको दिखाना पड़ेगा। मैं बस एक एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपका ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होगा और कैसे आप 45 मार्क्स तक ऐसे सेक्शन में ला सकते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, दोनों मिला करके आप 90 मार्क्स तक ला सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बॉडी में इतने सारे तरह के डिटेलिंग करना है। इसके बाद फिर इसके बाद जो भी आपका कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन को भी कई सारे भागों में वो भी बटा हुआ रहता है। किस तरह से आप बांटेंगे हम लोग नए वीडियो सेशन में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ऐसे का सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है और इसमें एक चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो सभी मिल करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये चीज़ आप जरूर करेंगे कि जो भी ऐसे टॉपिक्स को सुझाए गए हैं सारे ऐसे टॉपिक्स को कंपाइल करके एक एक ऐसे टॉपिक को इस तरह से आपको नोट्स बना लेना है। इसके बाद फिर बस विचार का विस्तारीकरण करना है यहाँ पर, तब आपका एक बहुत ही सॉलिड सा ऐसे तैयार हो जाएगा, ठीक है। नॉलेज रखा। इसके बाद फ्रेंड हम लोग को कौन सा चीज़ पर ध्यान देंगे फ्रेंड, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वोकैबुलरी। फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है कि दिमाग जो सोचता है उससे रिलेटेड शब्द अगर ज़ुबान पे नहीं आता है, लिखने में नहीं उतर करके आता है, तब उस समय परेशानी होती है और योर पेन स्टॉप्स शॉर्ट, आपकी कलम अचानक से रुक जाती है। इसके बाद एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, उसके बाद तो पेन आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, तब ये काफ़ी मुश्किल वाली घड़ी होती है, काफ़ी मुश्किल वाली स्थिति होती है। सो कोई भी ऐसे टॉपिक से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए इन्फ्लेशन से रिलेटेड आप टॉपिक को पर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल जो वर्ड्स है, टेक्निकल वर्ड्स को आप नीचे लिख लें। जो भी नोट्स बना रहे हैं उसके नीचे लिख लीजिए 1 2 3, ठीक है। वो टेक्निकल वर्ड्स है, जैसे CPI हो गया, है ना, कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, WPI हो गया। इस तरह से कुछ विशेष तरह के टर्म्स हैं, उसको आप लिख सकते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा समझ सकते हैं। आप एक ऐसे टॉपिक को पूरा करने के लिए आप 1 दिन क्या 2 दिन क्या आप 3 दिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको टारगेट रखना है मात्र 35 ऐसे के टॉपिक्स। इतना यदि कर लेते हैं लेटेस्ट टॉपिक्स पर आधारित, तो आपके पास ज्ञान का भंडार आ जाएगा। आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो सोचने की जो क्षमता है, जो दक्षता है, वो कई गुना अभी के बनिस्बत बढ़ जाएगी और एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें आएगी आप उसको बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा प्लीज़ आप ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड, वोकैबुलरी को आपको किस तरह से लेना है, तो जो भी आप शीर्षक ले रहे हैं उससे रिलेटेड आप जो भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप ले रहे हैं उसका आपको वोकैबुलरी भी लिख लेना है, ताकि आप जब भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड ट्विस्टेड टॉपिक भी आ जाए, सीधा टॉपिक आए, टेढ़ा टॉपिक आए, तब आप ऐसे टर्मिनोलॉजी का वहाँ पर यूज़ कर सके, प्रयोग कर सके, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड, बहुत इम्पॉर्टेंट सा जो चीज़ जो मैंने बताया था पिछले वीडियो सेशन में, वो था आपका ग्रामेटिकल नॉलेज, ठीक है।
अब फ्रेंड ग्रामर का नॉलेज के साथ क्या कंडीशन होती है, आप लोग क्या करते हैं कि पेपर 1 जो है वह पूरी तरह से कंसेप्चुअल है, पूरी तरह से आपका थ्योरेटिकल बेस्ड पेपर है ना। और इसको आप लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको आप एक प्रेशर लेकर के पढ़ते हैं कि क्या करते हैं, इसके बाद ये चीज़ आता है बस ऐसा रट लिए, क्यों आता है उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। और यही वजह है कि पेपर 1 में मान लिया जाए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो 160 170 तक मार्क्स लाते हैं, लेकिन लेखनी उनकी अच्छी नहीं बन रह पाती है। उसमें 72 80 90 नंबर तक लाते लाते उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तब ये स्थिति नहीं आवे, इसके लिए ग्रामर का नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास ग्रामेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा है, तब क्या होता है जनरली कि वो जो ऑब्जेक्टिव जो सोच है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जो आपने पढ़ा है वो डिस्क्रिप्टिव मोड में चेंज हो ही नहीं पाता है ना। मतलब फर्स्ट गियर में है आपका नॉलेज, तो वो सेकंड गियर में लाने में आपको प्रॉब्लम होती है। इस कारण से जब आप लिखते हैं तब उसमें बहुत सारी गलतियां आ जाती है और वो गलती को आप पकड़ नहीं पाते हैं, है ना। आप जो लिखते समय में गलती करते हैं वही तो दरअसल कॉमन एरर्स है। आपको बस अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और ग्रामर को आप कैसे सही करेंगे, तो फ्रेंड सबसे पहले आपको निबंध लिखने से पहले अनुवाद के सेक्शन में अच्छा कर लेना है। यदि आपका अनुवाद अच्छा है, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, तब आप निबंध अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे कैंडिडेट्स जो थोड़े कमज़ोर है, जो थोड़े वीक है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सबसे पहले अनुवाद सीखे, ठीक है। अनुवाद करने के बाद, अनुवाद में ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब उनका दिमाग ऑब्जेक्टिव से डिस्क्रिप्टिव मोड में आ जाएगा, वो अनुवाद ही काम कर सकता है। ऑब्जेक्टिव से डिस्क्रिप्टिव मोड में लाने का काम अनुवाद ही कर सकता है। इसलिए मैं वीक कैंडिडेट्स के लिए, या जिनको थोड़ा सा डर लगता है निबंध लिखने में, मैं उनको कहूँगा कि सबसे पहले वो अनुवाद ही करें, ठीक है। अनुवाद करें और इसके बाद फिर उनका माइंड अब डिस्क्रिप्टिव मोड में आ गया, तब वो निबंध लेखन पर ध्यान दें। इस तरह से क्या होगा, उनके पास ग्रामर आ गया, उनके पास वोकैबुलरी आ गया अनुवाद करने के क्रम में, है ना। अब फ्रेंड जो चौथा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वह है थॉट प्रोसेस, ठीक है। थॉट प्रोसेस, आपके पास जितना भी ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है शीर्षक से संबंधित, लेकिन आप उसको ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। किस तरह से आपको लिखना, किस तरह से सजाना है, किस तरह से उसे रिफाइंड करना है, किस तरह से उसमें प्रोसेसिंग का काम करना है, वो नहीं हो पा रहा है। तब आपके पास ज्ञान रहने के बावजूद भी आपकी ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं रहने के कारण से कम मार्क्स अर्जित करेगी, ठीक है। और ये आता है आपके प्रैक्टिस पर। और प्रैक्टिस कैसे करना है, चले हम लोग इससे रिलेटेड काफ़ी ब्रीफ में कुछ हाईली इम्पॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं। फ्रेंड, जैसे कि हर एक ऐसे का अपना पार्ट्स होता है। एक जैसे कि सभी शिक्षक बोलते हैं, किताब भी बोलते हैं, सबसे पहले भूमिका होता है, मतलब इंट्रोडक्शन, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो विषय विस्तार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बॉडी, ठीक है। और तीसरा जो है वह है निष्कर्ष, जिसे हम लोग कहते हैं कंक्लूजन, ओके। फ्रेंड, जो भूमिका होती है, भूमिका में हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कहते हैं कि सर मैं उसमें कोटेशन डाल दूंगी, ठीक है, कोटेशन। तो फ्रेंड, मैं कोटेशन से रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप लॉजिकली ज़रूर सोचिएगा। कोटेशन डिपेंड करता है कि आपका ऐसे का टॉपिक कैसा है। मान लिया जाए कि आपका ऐसे का टॉपिक सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया कौन से कोटेशन को लेकर के वो आएगा, कौन सा कोटेशन आप दीजिएगा। आपको एग्ज़ाम में कोटेशन से रिलेटेड आप क्या दीजिएगा। कभी कभी कोटेशन ज़बरदस्ती बहुत सारे अभ्यर्थी देना शुरू कर देते हैं, ज़बरदस्ती, और वो पूरी तरह से ऐसे टॉपिक को डिफाइन नहीं कर पाता है। तब कोटेशन वहाँ पर गुड इम्प्रेशन क्या, बैड इम्प्रेशन वहाँ पर देगा, ठीक है।
और लेटेस्ट टॉपिक में तो मुझे नहीं लगता है कि कोटेशन वहाँ पर देने के लिए बनता है। आप कन्वेंशनल टाइप का जो टॉपिक्स आप लेते हैं, जैसे दहेज प्रथा हो गया, शिक्षा पर ले सकते हैं, या महिला सशक्तिकरण पर आप यदि ऐसे लिख रहे हैं तब उसमें आप कोटेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो कन्वेंशनल टाइप है, वो ट्रेडिशनल टाइप है, उस पर वर्षों से काम चल रहा है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि यदि आप कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तब आपको लेटेस्ट टॉपिक पर काम करना होगा और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको भूमिका के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से मटेरियल्स मिल जाएगा। विषय विस्तार के लिए आपके पास फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे, ठीक है, फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे, फिगर्स मतलब आंकड़ा, और ये हो गया तथ्य। इसके बाद फिर ग्राफ्स भी होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने कहा था कि कुछ इस तरह का जो ग्राफ यदि मिलता है तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है। तब ये सारी चीज़ों का यदि समावेश आपके ऐसे में रहेगा, तब आपको नहीं लगता है कि आपको हर हालत में 40+ मार्क्स मिलेगा। ओके, तब आपको इस तरह से करना है। और जहाँ तक बात है विषय विस्तार की, तो विषय विस्तार जो है ना, वो डिपेंड करता है ऐसे टॉपिक पर, निबंध के शीर्षक पर। मान लिया जाए सोशल मीडिया पर आपका निबंध लिखने के लिए आया, ठीक है, कुछ इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, सोशल मीडिया का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द यंगस्टर्स, ऑन द कंट्रीज सेंटिमेंट, कुछ इस तरह के आपके ऐसे के टॉपिक मान लिए जा रहे। तब ऐसे स्थिति में बॉडी में आपको क्या लिखना है ताकि आपका बॉडी काफ़ी रॉबस्ट बने, काफ़ी उसमें सबलता आए। तब इसमें आपको आप इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपको देना पड़ेगा कि सोशल मीडिया के प्रभाव में आप पॉजिटिव दीजिएगा, इसके पॉजिटिव प्रभाव क्या है, इसके नेगेटिव प्रभाव क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा, कंक्लूजन देना पड़ेगा, निष्कर्ष देना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये जो विषय विस्तार है, ये जो बॉडी है, बॉडी डिपेंड करता है ऐसे के टॉपिक पर, ठीक है। इसलिए फ्रेंड, आप कोई भी निबंध को लिखने के लिए बैठें तब आपको रणनीति बनाना है, आपको पहले एक प्लेटफॉर्म बना लेना है, ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म पर खुद को रख करके उस ऐसे के टॉपिक को अच्छी तरह से डील करना, और डील भी कर पाएंगे इस तरह से जैसा मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ एक एक बात पर आप फोकस करके कहीं से भी आपको इसमें कमी नहीं लाना है। जो कह रहा हूँ उसे प्लीज़ आप ब्लाइंडली फॉलो ज़रूर करिएगा। अब फ्रेंड्स, सबसे जो महत्वपूर्ण, जो अंतिम जो बात मैं कहने वाला हूँ कि आप जो भी ऐसे टॉपिक को चुने, मान लीजिए फ्रेंड आपको इन्फ्लेशन पर लिखना है। फ्रेंड, यदि आपकी हिंदी अच्छी है, हिंदी में आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, तब इन्फ्लेशन पर आप हिंदी में लिखिए लेख, ठीक है। इसको जितना ज़्यादा तगड़ा बना सकते हैं, जितना ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, उतना ज़्यादा इसको अच्छा करने की कोशिश करें। इसमें तथ्य डालें, आंकड़े डालें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, काफ़ी अच्छी तरह से लिखिए। जितना अच्छी तरह से आप इसे लिख सकते हैं, आप इसके लिए 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, हार्डली 3 दिन लीजिए और आप इसे ख़त्म करिए, ठीक है। ये आपका मास्टर ऐसे तैयार हो गया है। आपको क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वालिटी की ज़रूरत है। आप इस तरह से क्वालिटी पूर्वक आप कोई भी ऐसे को लिखिएगा, और वो भी 30 से 35 ही इस तरह के ऐसे आप लिखिएगा, काफ़ी एक्सप्लोर करते हुए आप लिखिएगा, तब आपके पास काफ़ी अच्छा खासा उस समय तक नॉलेज आ चुका रहेगा, और एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई टॉपिक क्यों ना हो, तो उस नॉलेज के आधार पे उस दिए गए ऐसे टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आपकी हिंदी शैली अच्छी है, हिंदी लेखन शैली अच्छी है, तब आप हिंदी में जितना अच्छा लिख सकते हैं लिखिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि अंग्रेजी के टॉपिक को अलग से नहीं उठाना है, इसी टॉपिक को लीजिए और इसका आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दीजिए, ठीक है। और इसको बार बार पढ़िए, ठीक है, इसको बार बार पढ़िए, इसको बार बार शुद्ध करिए, अर्थात आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। आप ट्रांसलेशन करने के बाद
जो निबंध का करेंगे उसका आप इवैल्यूएशन खुद करिए। जहाँ तक हो सकता है आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश करिए। ग्रामेटिकली आप उसे सही करिए। पंक्चुएशन मार्क्स पर ध्यान रख करके उसको भी आप ठीक करिए। लैंग्वेज से रिलेटेड किसी भी तरह का कमजोरी नज़र आ रहा है उसमें, तब उसको आप हटाइए। ओके, इतना कर लेने के बाद आप को लगता है कि मेरे तरफ से बस इतना ही हो सकेगा, तब आप किसी सीनियर से आप उसे दिखाइए, नहीं तो जो भी टीचर्स आपसे जुड़े हुए हैं, है ना, उनको आप दीजिए। या आप क्या करिए कि जो भी जानकार है थोड़े उस लैंग्वेज के, आप उनको प्रेषित करिए। वो इवैल्यूएशन करके बताएंगे, वो कुछ अपना राय प्रकट करेंगे और उसी के आधार पे आपका ऐसे फाइनल होगा। इंग्लिश में भी आपको वैसा ही करना है। इसमें भी आपको पूरी कोशिश करना है कि कैसे आप उस निबंध को इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से लिख सके। ओके, फिर उसका आपको हिंदी रूपांतरण कर देना है। हिंदी रूपांतरण कर लेने के बाद आपका क्या होगा कि अंग्रेज़ी में लिखे गए ऐसे जो काफ़ी आपने अच्छी तरह से लिखा है, उसी का ही आप हिंदी में यदि लिख लेंगे तो एक पंथ दो काम करेंगे। एक पंथ दो क्या, तीन काम इस तरह से करेंगे। आप अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन कर लिए। दूसरा क्या है कि आपने नॉलेज गेन कर लिया। तीसरा क्या है ना, आपको दूसरी भाषा में निबंध की भी प्राप्ति हो गई। इसलिए फ्रेंड, कभी भी ऐसा ना करें कि हिंदी में निबंध आपको मिला है तब आपको अंग्रेज़ी में भी निबंध खोजने हैं। नहीं, किसी एक में भी आपको निबंध मिल रहा है तब आप उस निबंध को लीजिए, उसको अपनी भाषा का रूप दीजिए। उसमें यदि किसी भी तरह की कमी लगता है तो उसको और भी आप उसे पूरी तरह से भरा पूरा करिए और उसके बाद उसका जो है ना टारगेट लैंग्वेज में रूपांतरण कर दीजिए। इस तरह से आप ज़रूर ऐसे में अच्छा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप इस सेक्शन में ला सकेंगे। आशा करते हैं आप मेरी इन बातों को अवश्य फॉलो करेंगे। फ्रेंड, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप मेरे से ज़रूर जुड़े। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और हमारे वेब पोर्टल पर भी आकर के पढ़ें और इस वृहत कोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो सेशन में, जहां पर हम लोग ऐसे से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डील करेंगे और इसमें पूरी तरह से हम लोग डेडिकेटेड होंगे इस सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्जित करने के लिए।